नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम इंडियन पॉलिटी के तहत भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 3 संविधान का कौन सा भाग पढ़ेंगे आज? संविधान का भाग 3, ठीक है ना। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। तो इस भाग 3 में है क्या? तो इसमें है आपकी क्या? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो एक देश के संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को दिए जाने वाले जो अधिकार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार किसके द्वारा दिए जाते हैं? एक देश के संविधान के द्वारा वहाँ रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या हो गई कि एक देश में संविधान द्वारा प्रदत्त या दिए जाने वाले, संविधान द्वारा प्रदत्त या दिए जाने वाले, तो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं, ठीक है ना। अब किसके द्वारा दिए गए? संविधान के द्वारा। किनको दिए गए? उस देश के नागरिकों को। किनको दिए गए? देश के नागरिकों को दिए गए। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो मूल अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं ये उस देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाले लोगों को या नागरिकों को ही दिए जाते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों की एक निश्चित क्या होती है? भौगोलिक सीमा होती है। इस भौगोलिक सीमा को पार करते ही क्या हो जाएगी? मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं। तो एक अंतिम सीमा होती है किनकी? मौलिक अधिकारों की, और वो कौन सी होती है? भौगोलिक सीमा। मतलब एक देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको वहाँ के संविधान के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार होते हैं वही क्या होते हैं? मूल अधिकार होते हैं, ठीक है। इस आधार पर इनकी एक क्या होती है? भौगोलिक सीमा। तो इस आधार पर मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो एक नकारात्मक अवधारणा है, एक संकीर्ण क्या है? अवधारणा है। क्या है? संकीर्ण अवधारणा है। किसके संदर्भ में संकीर्ण अवधारणा है? तो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, मतलब मानव जो अधिकार होते हैं, ये मानव अधिकारों की तुलना में मूल अधिकार क्या होते हैं? संकीर्ण होते हैं, क्योंकि इनकी एक निश्चित क्या होती है? भौगोलिक सीमा होती है, और मानव अधिकारों की कोई निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं होती है। जन्म के साथ ही सभी मानव को क्या प्राप्त हो जाते हैं? मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, चाहे उस मानव ने जन्म भारत में लिया हो या किसी अन्य देश में लिया हो, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी? मूल अधिकारों की। दूसरी बात, परिभाषा। प्रस्तावना में उल्लेखित जो आदर्श है, ठीक है ना, संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं, भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, उनको प्रतिस्थापित करने का काम, उनको मूर्त रूप देने का काम संविधान का भाग 3, भाग 4 और बाद में जोड़ा गया भाग 4 क्या करता है? प्रस्तावना के साथ साथ भारतीय संविधान जो है, उस भारतीय संविधान का जो दर्शन है, इन सभी में क्या है? निहित है, ठीक है ना। पहली बात ये। दूसरी बात, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो भाग 3 जोड़ा गया, इस भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक इनका उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का। तो ये जो भाग 3 जोड़ा गया है, इस भाग 3 के बारे में जब संविधान सभा में चर्चा हुई, किसमें चर्चा हुई? संविधान सभा में चर्चा हुई। तो टोटल कितने दिनों तक चर्चा हुई है? 38 दिनों तक क्या हुई? चर्चा हुई। कहाँ? संविधान सभा में। किसको लेकर? संविधान के भाग 3 को लेकर संविधान सभा में कितने दिनों की चर्चा हुई है? 38 दिनों तक क्या हुई थी? चर्चा हुई थी, ठीक। दूसरा, हमने ये जो भाग 3 में जो उपबंध लिया है, ये उपबंध हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। मतलब मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। तीसरी बात, ये जो भाग 3 है इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मतलब अधिकारों का पत्र। क्या कहा जाता है? अधिकारों का पत्र इसको कहा जाता है। मतलब बिल ऑफ राइट्स होता है। ये क्या होता है? बिल ऑफ राइट्स होता है। तो मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन का जो महाराजा है, उस ब्रिटेन के महाराजा ने 1215 ईस्वी में
अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे और जिस दस्तावेज के माध्यम से, जिस पत्र के माध्यम से उनको ये अधिकार दिए गए थे, उस अधिकार को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी वजह से भारतीय संविधान का भाग 3 भी क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा, मतलब अधिकारों का पत्र, मतलब क्या बोलते हैं इसको? बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। ठीक है, अगले तथ्य की हम बात करें, अगले तथ्य की यहाँ ये जरूर ध्यान रख लेना कि ये जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों से संबंधित जो विविध तथ्य हैं, उन तथ्यों के लिए हम एक अलग से क्या बनाएंगे? वीडियो बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट बेस चलते हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है, फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मूल अधिकारों से संबंधित विविध तथ्यों की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, अब मूल जो संविधान था, उस मूल संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार? 7 प्रकार के। अभी भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 हैं। ठीक है ना। अब वो 7 मूल अधिकार कौन से हैं? तो पहला जो है आपका कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल से 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल का? 19 से लेकर 22 तक है। ठीक, तीसरा जो है वो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर 24। ठीक, फिर कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। फिर है कौन सा? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा एवं किससे संबंधी? संस्कृति संबंधी मूल अधिकार है, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। और जो मूल संविधान में था कौन सा? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। तो ये आपके कौन से आर्टिकल में? 31 में। और 7 नंबर जो है आपका कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है। इसमें से कौन से वाले को हटा दिया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? मूल अधिकारों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। उस समय किसकी सरकार थी? तो मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा कौन सा संविधान संशोधन करके, 44वां संविधान संशोधन करके इसे किससे हटा दिया गया? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और एक क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया और इसका उल्लेख आर्टिकल 300A में कर दिया गया। ठीक है, ये अपने क्या हो गए? मूल अधिकार हो गए। अब जरा ध्यान से देखिए, मूल अधिकार कहाँ से शुरू हो रहे हैं? आर्टिकल 14 से। जबकि भाग जो 3 है वो कहाँ से शुरू होता है? आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक शुरू हो रहा है? 35 तक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, लास्ट कहाँ तक है? 32। कहाँ से शुरू होकर? 14 से। मतलब आर्टिकल 12, 13 ये क्या कहते हैं? आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 ये क्या कहते हैं? हम सबसे पहले इनकी क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये बातें महत्वपूर्ण है। कहीं ये मत कर देना कि आर्टिकल 14 से जो है ना मूल अधिकार शुरू होते हैं। मूल अधिकार जो है ना वो आर्टिकल 12 से ही शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? 35 तक जाते हैं। ठीक है ना, 32 तक नहीं है, कहाँ तक जाएंगे? 35 तक। 14 से शुरू नहीं होते, कहाँ से होते हैं? 12 से क्या होते हैं? शुरू होते हैं। ठीक है, बात करें किसकी? आर्टिकल 12 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन? आर्टिकल 12। ठीक है ना, तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? तो अगर हम मूल अधिकारों की प्रकृति की बात करें, किनकी? फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके नेचर की यदि अपन बात करें, तो मूल अधिकारों की जो प्रकृति है वो एक नकारात्मक प्रकृति है ना, निषेधात्मक प्रकृति है किनकी? मूल अधिकारों की। मतलब मूल अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, कौन? मूल अधिकार हमें किसके विरुद्ध प्राप्त हो रहे हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकता, है ना, अस्पृश्यता नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि मूल अधिकारों की जो प्रकृति है ना वो निषेधात्मक होती है। कौन सी होती है?
मूल अधिकारों की प्रकृति कौन सी है? निषेधात्मक। और ये किसके विरुद्ध प्राप्त हो रहे हैं? ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मतलब राज्य के खिलाफ जो है ना हमें क्या प्राप्त होते हैं? मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी वजह से आर्टिकल 12 में कौन से शब्द को परिभाषित किया गया? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 12 में। ठीक है। अब यहाँ राज्य शब्द, इस राज्य शब्द में किस किस को शामिल किया गया? तो ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किस किस को शामिल किया गया है। भारत सरकार इसमें शामिल है। भारत सरकार एवं संसद इस राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। प्रत्येक राज्य की सरकार, कौन सी? प्रत्येक राज्य की सरकार एवं वहां का कौन? विधानमंडल। वहां का कौन हो जाएगा? विधानमंडल। ठीक है। फिर कौन सा? 3 नंबर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्थानीय प्राधिकारी। कौन है? स्थानीय प्राधिकारी, लोकल जो अथॉरिटीज होती है, एवं अन्य प्राधिकारी। एवं कौन है? अन्य प्राधिकारी। ठीक है। अब ये शब्द बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। अन्य प्राधिकारी और कौन से वाला? स्थानीय प्राधिकारी। ऊपर के जो दो हैं, भारत सरकार एवं संसद, ये तो डेफिनेटली कौन हो गया? राज्य हो गया। प्रत्येक राज्य की सरकार, ये भी निश्चित क्या है? राज्य है। और वहां का विधानमंडल, ये भी निश्चित तौर पर क्या है? वहां का मतलब राज्य के अंतर्गत आएंगे। इनको अपन क्या कर सकते हैं? राज्य मान सकते हैं। ठीक है ना। ये तो कन्फर्म माने जाएंगे। लेकिन जो नीचे शब्द जुड़ा हुआ है, कौन सा वाला? स्थानीय प्राधिकारी एवं कौन सा? अन्य प्राधिकारी। समस्या यह खड़ी होती है, स्थानीय प्राधिकारी में तो हम लोकल बॉडीज जो होती है ना, लोकल सेल्फ बॉडीज जो होती है, सेल्फ लोकल बॉडीज जो होती हैं, मतलब जिनको स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आने वाली जो बॉडीज हैं, शहरी निकायों के अंतर्गत आने वाली जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं, मतलब नगर पालिकाएँ हैं, अपने यहाँ ग्राम पंचायत वगैरह है, ये सभी तो क्या है? आपकी स्थानीय प्राधिकारी हैं। ये तो क्या है? स्थानीय प्राधिकारी। समस्या आती है कि अन्य प्राधिकारियों में किसको शामिल किया जाए, कि ये अन्य प्राधिकारी कौन है। तो अन्य प्राधिकारी के संदर्भ में ये बताया जाता है कि जिनके पास कौन सी शक्ति है? कानून की शक्ति जिनके पास होती है ना। कौन सी शक्ति? कानून की शक्ति जिनके पास होती है, लॉ इन्फोर्स जिनके पास होता है, कानून की शक्ति जिनके पास होती है, वो सभी किस में आएंगे? अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कोई संस्थान, ऐसा कोई निगम है ना, ऐसा कोई संस्थान, ऐसा कोई निगम, ऐसा कोई व्यक्ति है ना, ऐसा कोई कंपनी जो सरकार के किसी कानून के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य के किसी कानून के द्वारा या सरकार के किसी कानून के द्वारा क्या किया जाता हो? स्थापित किया जाता हो। तो सरकार का मतलब ये दोनों है। तो इनके द्वारा स्थापित कोई क्या हो जाए? संस्था हो जाए। कोई क्या है? निगम है। ठीक है ना। कोई अधिकृत क्या है? व्यक्ति है। कोई क्या है? कंपनी है। कोई क्या है? कंपनी है। आदि सभी किसके अंतर्गत माने जाएंगे? अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत माने जाएंगे। ऑल ओवर क्या हो गया? जितनी भी सरकारी संस्थान है, जितनी भी सरकारी व्यक्ति हैं, जितने भी सरकारी निगम है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, वो सभी किस में आती हैं? अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आती है। ठीक है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो निजी संस्थान है, जो प्राइवेट संस्थान है या कोई प्राइवेट कंपनी है, क्या वो भी अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत आते हैं? तो विभिन्न जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं, उन निर्णयों के अनुसार यदि किसी प्राइवेट संस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट से क्या है? जुड़ी हुई है, सरकार से क्या है? जुड़ी हुई है, चाहे वो सरकार के अधीन आती हो, चाहे सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण हो, चाहे सरकार उसका मैनेजमेंट देखती हो, चाहे सरकार उसे वित्त पोषित करती हो, फाइनेंस रूप से उसको सहायता देती हो, चाहे उस निजी कंपनी में सरकार की कोई भागीदारी हो, जैसे पीपीपी मॉडल पर अनेक प्रकार की क्या बनाई जाती हैं? योजनाएं बनाई जाती हैं, है ना। सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर क्या की जाती हैं? योजनाएं बनाई जाती हैं। उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी कंपनी और निजी कंपनी के मध्य क्या होता है? टाई अप होता है। तो ऐसी स्थिति में एक निजी उपक्रम भी किसके अंतर्गत माना जाएगा? अन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लोगे। सबसे ज्यादा यही क्या है? महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कौन से आर्टिकल की? आर्टिकल 13 की।
कौन से आर्टिकल की बात करते हैं? आर्टिकल 13। ये मूल अधिकारों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा, मैं तो यूँ कहूँ कि संविधान के सभी आर्टिकल में सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन सा? आर्टिकल 13। आर्टिकल जो 13 है इसमें 4 क्या है, सब क्लोज हैं, जिसमें 3 सब क्लोज तो पहले से थे। सब क्लोज नंबर 4 जो है ना वो क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। तो हम पहले बात करते हैं आर्टिकल 13 के जो सब क्लोज हैं उनकी। सबसे पहले आर्टिकल 13(1), ठीक है ना। फिर दूसरा सब क्लोज है इसमें आर्टिकल 13(2), तीसरा सब क्लोज है इसमें आर्टिकल 13(3), और लास्ट इसका सब क्लोज है कौन सा, आर्टिकल 13(4), जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 13(2) है। आर्टिकल 13(1) मतलब आर्टिकल 13 जो है इनकी भी हम बात करेंगे। उससे पहले आर्टिकल 13 जो है ना वो संविधान लागू होने से पूर्व प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज हैं उनकी बात करता है, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज है मतलब संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां हैं उनके संदर्भ में बात करता है, और संविधान लागू होने के बाद की जो विधियां हैं उनके संदर्भ में क्या करता है, बात करता है। ठीक है ना। मतलब 2 बातें यहाँ से मुख्यतः हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि इसमें क्या आती है, संविधान लागू होने से पहले की बात, संविधान लागू होने के बाद की। आर्टिकल 13(1) क्या कहता है, आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले की यदि कोई विधि है, किससे, संविधान के लागू होने से पहले की विधि, ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के लागू होने से पहले की कोई विधि है, विधि का मतलब कोई क्या है, कानून है, और ये विधि मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है। मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है। मतलब ये मूल अधिकारों का क्या करती है, अतिक्रमण करती है। मूल अधिकारों का क्या कर रही है, अतिक्रमण, या मूल अधिकारों का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये कानून क्या हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा, या इस कानून को क्या किया जा सकता है, इस कानून को रद्द या इस कानून को समाप्त किया जा सकता है या समाप्त किया जाएगा। ठीक है ना। तो आर्टिकल 13(1) क्या कह रहा है, संविधान पूर्व मतलब संविधान के लागू होने से पूर्व की जितनी भी विधियां हैं, जितने भी कानून हैं, यदि वो मूल अधिकारों से असंगत हैं या मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो विधि क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी, उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 13(1) कहता है। ठीक है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से एक नियम निकल कर आता है, उस नियम का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। कौन सा है, एक सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। कौन सा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है ना, यहाँ का एक क्या है, सिद्धांत चलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, आच्छादन। इक्लिप्स का मतलब क्या हो गया, आच्छादन, मतलब आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा है, आच्छादन का सिद्धांत। बहुत ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आर्टिकल 13(1) क्या कह रहा था कि संविधान के लागू होने से पूर्व की वो विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, उनका उल्लंघन करती हैं, वो क्या कर दी जाएंगी, समाप्त कर दी जाएंगी या रद्द कर दी जाएंगी। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का जो सिद्धांत है, मतलब आच्छादन का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का सिद्धांत क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि है, उस विधि के द्वारा मतलब वो विधि जो है ना मूल अधिकारों के संदर्भ में असंगत है, मतलब वो मूल अधिकारों का क्या कर रही है, अतिक्रमण कर रही है। तो वो जो विधि है उसको समाप्त किए बिना उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और जैसे ही मूल अधिकारों के संदर्भ में कोई संशोधन होता है और उस उल्लंघन को, उस अतिक्रमण को संशोधन के द्वारा हटा दिया जाता है, तो वो जो संविधान पूर्व का जो कानून है वो क्या कर दिया जाएगा, वापस से सक्रिय कर दिया जाएगा। ठीक है। सारांशतः हम क्या कह सकते हैं कि संविधान के लागू होने से पूर्व की यदि कोई विधि है, यदि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो उस विधि को समाप्त किए बिना क्या कर देना, निष्क्रिय कर देना।
ताकि भविष्य में यदि आवश्यकता पड़े और मूल अधिकारों में संशोधन किया जाए तो ऐसी स्थिति में वो जो कानून है वो फिर से क्या किया जा सके, सक्रिय किया जा सके। उसी को क्या कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहा जाता है। ये आपका आर्टिकल कौन सा है, 13(1) है। 13(2) की अगर हम बात करें तो 13(2) जो है ना वो सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। 13(2) में क्या बात है, तो 13(2) में ये बात उल्लेखित है। 13(2) क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद, किसके, संविधान के लागू होने के बाद राज्य क्या नहीं कर सकता, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का क्या करता हो, अतिक्रमण करता हो या उनका उल्लंघन करता हो। ये बात है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 13 में। मतलब ये संविधान लागू होने के बाद की बात करता है। संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों में क्या करता हो, कमी करता हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उसमें क्या करता हो, मतलब संशोधन करता हो। तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई कानून बना दिया तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, उसे समाप्त कर सकती है। तो क्या मतलब हुआ कि संसद ने या राज्य ने यदि कोई कानून बनाया है और वो यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो न्यायपालिका उसका क्या कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। तो यहां से जुडिशियल रिव्यू क्या निकल कर आया, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या निकल कर आया यहां से, न्यायिक पुनरावलोकन निकल कर आता है। क्यों, क्योंकि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का क्या करता हो, उल्लंघन करता हो या मूल अधिकारों से क्या हो, असंगत हो। यदि राज्य ने बना दिया तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, उसका रिव्यू कर सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है। और यदि न्यायपालिका को लगता है कि ये मूल अधिकारों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो वो उसे क्या कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। मतलब यहाँ से कौन सा सिद्धांत निकल कर आया, न्यायिक पुनरावलोकन। तो कहाँ है न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 13(2) में। अब ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 32 के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। और हाई कोर्ट जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। एक निष्कर्ष और निकलता है, वो निष्कर्ष ये निकलता है कि आर्टिकल 13(2) ये मूल अधिकारों की सर्वोच्चता, मूल अधिकारों की सर्वोपरिता, मूल अधिकारों की सर्वोपरिता का क्या करता है, संरक्षण करता है। किसकी, मूल अधिकारों की सर्वोपरिता का क्या करता है, संरक्षण करता है। जैसा कि रेणु बनाम डिस्ट्रिक्ट एवं जिला सेशन न्यायालय 30 हजारी दिल्ली का केस है। कौन सा, रेणु बनाम, विवाद का नाम सुनना, कौन सा है, रेणु बनाम जिला सेशन न्यायालय, जिला सेशन न्यायालय 30 हजारी, कौन सा कोर्ट है, 30 हजारी कोर्ट, जो कि कहाँ का है, दिल्ली का है। तो इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आर्टिकल 13(2) मूल अधिकारों की सर्वोपरिता का संरक्षण करने वाला अनुच्छेद है। मतलब मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है कौन सा, आर्टिकल 13(2). कौन है, आर्टिकल 13(2) मूल अधिकारों का क्या करता है, सर्वोच्च संरक्षक है। सर्वोच्च क्या है, संरक्षक है। कौन सा, आर्टिकल 13(2). ठीक है, ध्यान रख लोगे। मतलब आर्टिकल 13(2) से क्या हुआ कि संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का क्या करता हो, अतिक्रमण करता हो। यदि राज्य ने ऐसा बना दिया तो न्यायालय उसकी क्या करेगा, समीक्षा। मतलब आर्टिकल 13 से ही क्या, 13(2) से ही क्या निकलता है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो है ना मूल अधिकारों का, आर्टिकल 32 के तहत कौन, सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 226 के तहत कौन करता है,
हाई कोर्ट, और रेणु बनाम जिला सेशन न्यायालय 30 हजारी कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय है कि आर्टिकल 13(2) मूल अधिकारों की सर्वोपरिता का क्या करता है, संरक्षण करता है। पैरामाउंटेंसी ऑफ राइट्स की बात कहता है, मतलब आर्टिकल 13(2) मूल अधिकारों का क्या है, संरक्षक है, सुरक्षा कवच है। आर्टिकल 13(2) के तहत ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, और इसी के कारण से हम जो है ना इन मूल अधिकारों को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ध्यान रख लोगे ना, अच्छी बात है। आर्टिकल 13(3) में जो है ना कौन से शब्द को परिभाषित किया गया है, विधि शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। कौन से शब्द को, विधि शब्द को, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 13(4) जो है ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, क्योंकि 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था, 24वां संविधान संशोधन 1971 किया, और गोलकनाथ के निर्णय को क्या कर दिया, अप्रभावी कर दिया। और कौन सा सब क्लोज जोड़ा, 4। क्या उपबंध किया गया कि आर्टिकल 368, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, कि यदि आर्टिकल 368 के तहत इस भाग में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो उस संशोधन की वैधता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मूल अधिकारों का क्या करता है, अतिक्रमण करता है। आर्टिकल 13(3) और आर्टिकल 13(4) की विस्तृत चर्चा हम उस वीडियो में करेंगे जब मूल अधिकारों से संबंधित विवादों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 में 13(1) और कौन सा 13(2), यहाँ से एक नियम और भी निकलता है, और उस नियम का क्या कहते हैं, उस नियम को बोलते हैं क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी। क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी कहा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी का मतलब ये होता है कि राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया जो मूल अधिकारों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उस पूरे के पूरे कानून को समाप्त नहीं किया जाएगा, कानून की उस धारा को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, उसे शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यूँ माने कि ये कोई एक्ट है, इस एक्ट में ये क्या है, कोई धाराएं हैं, है ना, जो है ये जो एक्ट है ये क्या कर रहा है, मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो इस पूरे के पूरे एक्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी के तहत क्या नहीं किया जाएगा, शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। इस एक्ट की ये जो धारा है, इसी धारा को जो मूल अधिकारों से क्या है, असंगत है, मूल अधिकारों का क्या कर रही है, अतिक्रमण कर रही है या उल्लंघन कर रही है, तो इस एक्ट को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। बाकी एक्ट जो है ना वो बना रहेगा, उसी को क्या कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13(2) के संदर्भ में था। आर्टिकल 13(3) और आर्टिकल 13(4) की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।